नमस्ते, दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महंगाई का आप पर क्या असर होता है और आरबीआई इसे कैसे काबू करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो रफ्तार है जिससे आम चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पैसे की खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो वक्त के साथ कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पिछले साल 100 रुपए की थी और इस साल 106 रुपए की हो गई, तो ये 6% की महंगाई दर हुई। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये महंगाई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, हमारी जेब पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इसे काबू में रखने के लिए क्या कदम उठाता है। कोशिश रहेगी कि इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझें। बिल्कुल। इन्फ्लेशन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सबसे पहला और सबसे आम असर तो परचेजिंग पावर पर ही पड़ता है, जैसा आपने कहा। हाँ, मतलब अगर किसी के महीने की आमदनी 50,000 रुपए है और महंगाई 6% चल रही है, तो भले ही कागज पर उनकी सैलरी उतनी ही दिखे, लेकिन असल में साल भर में उनकी खरीदने की क्षमता लगभग 3,000 रुपए कम हो गई। ये तो काफी बड़ा असर है। जी हाँ। पर ये मार सबसे ज्यादा किन लोगों पर पड़ती है? देखिए, इसका सबसे ज्यादा बोझ उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आमदनी बंधी हुई है, यानी फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले। जी। जैसे पेंशनर्स या रिटायरीज। उनकी आय महंगाई के साथ बढ़ती नहीं, तो उनका जीवन स्तर आप समझ सकते हैं धीरे धीरे गिरता जाता है। इसी तरह सैलरीड लोग, जिन्हें हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से रेज नहीं मिलता, उनकी भी रियल इनकम यानी असल कमाई घट जाती है। और हाँ, दिहाड़ी मजदूर, डेली वेज वर्कर्स, उनकी तो बात ही अलग है। उनकी मोल भाव करने की शक्ति वैसी कम होती है, तो वो महंगाई की दौड़ में अक्सर पीछे छूट जाते हैं। और घरों में तो इसका असर सबसे पहले रसोई के बजट पर दिखता है। ये जो खाने पीने की चीजों की महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन, ये सबसे ज्यादा महसूस होती है। सही कहा। इंडेक्स सीपीआई, जिससे हम आम महंगाई नापते हैं, उसमें खाने पीने की चीजों का वजन करीब 45-50% है। हाँ, काफी ज्यादा है। जब टमाटर 20 रुपए से सीधे 80 रुपए किलो पहुंच जाते हैं या प्याज के दाम रुलाने लगते हैं, तो मध्यम वर्ग के परिवारों को वाकई मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोचिए, एक औसत परिवार जिसका महीने का राशन पानी का बजट मान लीजिए 15,000 रुपए है, अगर फूड इन्फ्लेशन 10% भी बढ़ जाए तो उन्हें हर महीने 1,500 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। 1,500 रुपए ज्यादा? हाँ। अब ये पैसा या तो कहीं और से कटौती करके आएगा, या फिर उन्हें खाने पीने की चीजों की मात्रा या शायद गुणवत्ता से समझौता करना पड़ेगा। हो सकता है वो फल कम खरीदें या महीने में एक आध बार बाहर खाना बंद कर दें। खाने के बाद नंबर आता है घर के खर्चे का। मकान का किराया या घर की कीमतें, इस पर भी महंगाई का असर होता है। हाँ, बिल्कुल। शहरों में खासकर ये देखा जाता है। कई बार मकान मालिक किराए को इन्फ्लेशन रेट से जोड़ देते हैं। इसे इंडेक्सिंग कहते हैं। अच्छा। और प्रॉपर्टी की कीमतें तो अक्सर सामान्य महंगाई दर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, खासकर शहरी इलाकों में। मिसाल के तौर पर, अगर कोई 20,000 रुपए महीना किराया दे रहा है और हर साल 5% की बढ़ोतरी होती है, तो मतलब साल का 12,000 रुपए अतिरिक्त बोझ। ये पैसा भी तो उसी बजट से निकलेगा जो पहले ही दूसरी बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। और दो बेहद जरूरी चीजें, बच्चों की पढ़ाई और परिवार का स्वास्थ्य, हेल्थ केयर। सुना है इनमें महंगाई की रफ्तार और भी तेज होती है। ये सच है। एजुकेशन सेक्टर में, चाहे वो स्कूलों की फीस हो, कोचिंग का खर्चा हो या हायर एजुकेशन, सालाना 8% से 15% तक की बढ़ोतरी आम बात है। ये काफी ज्यादा है। 8 से 15%? जी। और हेल्थ केयर में भी मेडिकल इन्फ्लेशन अक्सर 10-15% के दायरे में रहता है। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों की कीमतें, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम, ये सब बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जरा सोचिए, कोई परिवार अगर बच्चे की इंजीनियरिंग डिग्री के लिए पैसे जोड़ रहा है और कुछ साल पहले का अनुमान 20 लाख रुपए था, वो बढ़ती महंगाई के चलते आसानी से 28-30 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। ये वाकई चिंता की बात है। चलिए, अब जरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर इसके असर को समझते हैं। कहा जाता है कि महंगाई एक साइलेंट किलर है बचत के लिए। एकदम सही शब्द है, साइलेंट किलर। क्या है कि अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, जहां मान लीजिए 3% ब्याज मिल रहा है और महंगाई 6% चल रही है, तो असल में आप हर साल अपनी परचेजिंग पावर का 3% खो रहे हैं। इसे नेगेटिव रियल रिटर्न कहते हैं।
अच्छा, यानी पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है असल में। हाँ, उसकी कीमत घट रही है। एक उदाहरण से समझें। अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उसे 10 साल के लिए 3% ब्याज पर रखते हैं, लेकिन इसी दौरान महंगाई 6% सालाना रहती है, तो 10 साल बाद आपके उन पैसों की खरीदने की ताकत आज के सिर्फ 7,44,000 रुपए के बराबर रह जाएगी। आपकी पूंजी असल में घट गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को अपनी बचत को महंगाई से बचाने के लिए ज्यादा रिस्क वाले निवेश करने पड़ते हैं। हाँ, ये एक बड़ी वजह है कि लोग सिर्फ सेफ विकल्पों पर जैसे एफडी वगैरह पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें इन्फ्लेशन को मात देने के लिए इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स जैसे विकल्पों में निवेश करना पड़ता है, जिनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। जो पैसा इमरजेंसी फंड के तौर पे रखा जाता है, उसकी भी रियल वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। और पारंपरिक रूप से सुरक्षित माने जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडीज भी कई बार महंगाई दर से कम रिटर्न देते हैं, यानी वो आपकी दौलत को शायद सुरक्षित रखने में भी नाकामयाब हो सकते हैं। लोन्स के मामले में क्या होता है? ये तो दो धारी तलवार जैसा लगता है। अगर फिक्स्ड रेट पर लोन लिया है तब तो शायद फायदा हो। हाँ, ये पहलू दिलचस्प है। अगर आपने फिक्स्ड रेट पे होम लोन लिया है, तो आप भविष्य में कम कीमत वाले पैसे से, मतलब जिसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, उससे अपनी ईएमआई चुका रहे होंगे, जो आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा। लेकिन अगर आपका लोन वेरिएबल रेट पर है, तो जब आरबीआई महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, आपकी ईएमआई भी बढ़ सकती है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। हाँ, ये तो है। और अगर आपकी आमदनी महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो कर्ज चुकाना और मुश्किल हो जाता है। साथ ही जब महंगाई ज्यादा होती है, तो नए लोन्स लेना भी महंगा हो जाता है। ये तो हुए आम आदमी पर पड़ने वाले असर। लेकिन जरा बड़े पैमाने पर देखें तो पूरी अर्थव्यवस्था पर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है? बिजनेसेस के लिए भी महंगाई एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती हैं, कच्चा माल महंगा हो जाता है, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है, ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं। हाँ। अब उनके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो ये बड़ी लागत खुद झेल लें, जिससे उनका मुनाफा यानी मार्जिन कम हो जाता है, जिसे मार्जिन कंप्रेशन कहते हैं, या फिर वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के दाम बढ़ा दें, जिसका बोझ ग्राहक पर पड़ता है और बिक्री कम होने का खतरा रहता है। ठीक है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब मिलकर बाजार में एक अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का माहौल पैदा करते हैं। और इस अनिश्चितता का नतीजा क्या होता है अर्थव्यवस्था के लिए? जब माहौल अनिश्चित होता है, तो बिजनेसेस भविष्य के लिए योजना बनाने में हिचकिचाते हैं। वो बड़े इन्वेस्टमेंट टाल देते हैं, नई भर्तियां यानी हायरिंग करने से कतराते हैं। अच्छा, तो मतलब नई नौकरियां धीमी गति से बनती हैं। बिल्कुल। लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी कम होती है और कुछ बिजनेसेस, खासकर छोटे और मध्यम दर्जे वाले, शायद बंद होने की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। हाँ, ये मुमकिन है। और जाहिर है, जब लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता है तो वो गैर जरूरी खर्च, जिसे डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कहते हैं, वो कम कर देते हैं। जी हाँ, जिससे बाजार में मांग घटती है और पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। बिल्कुल। और एक और गंभीर पहलू है इनकम इनइक्वालिटी का बढ़ना। महंगाई अक्सर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और चौड़ा करती है। वो कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर लोगों के पास एसेट्स होते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सोना, जिनकी कीमत महंगाई के दौर में अक्सर तेजी से बढ़ती है। दूसरी तरफ गरीब परिवार अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा जरूरी चीजों, खाना, ईंधन पर खर्च करते हैं, और इन्हीं चीजों की कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। इसके अलावा जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनकी मोल भाव की शक्ति कम होती है, इसलिए वो आसानी से महंगाई के हिसाब से अपनी मजदूरी बढ़वाने की मांग नहीं कर पाते। तो ये साफ है कि महंगाई एक बहुआयामी चुनौती है। अब आते हैं इस समस्या के समाधान पर, यानी आरबीआई की भूमिका पर। आरबीआई इसे काबू में करने के लिए क्या करता है? हमने सुना है कि एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। हाँ, 2016 से भारत में एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क लागू है। इसके तहत आरबीआई का मुख्य लक्ष्य कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन को 4% पर बनाए रखना है। 4% का लक्ष्य? जी हाँ। हालांकि इसमें थोड़ी गुंजाइश रखी गई है। एक टॉलरेंस बैंड है +2% और -2% का, यानी महंगाई दर 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। और अगर महंगाई इस 2-6% के दायरे से बाहर चली जाती है, तब क्या होता है? अगर इन्फ्लेशन लगातार 3 तिमाहियों तक, मतलब 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक इस 2-6% के दायरे से ऊपर या नीचे रहता है, तो इसे आरबीआई की तरफ से लक्ष्य हासिल करने में विफलता यानी फेलियर माना जाता है। अच्छा। ऐसी स्थिति में आरबीआई गवर्नर को संसद को लिखित में कारण बताने होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ
और इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस फ्रेमवर्क से आरबीआई की जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी और कामकाज में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। तो फिर महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई का सबसे मुख्य हथियार क्या है? हम अक्सर रिपो रेट के बारे में सुनते हैं। हाँ, रिपो रेट वाकई आरबीआई का सबसे प्रमुख हथियार है। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कम समय के लिए कर्ज देता है। ठीक है। इसका असर कैसे होता है ये समझना जरूरी है। देखिए, होता क्या है, T2 से फरवरी 2023 के बीच आरबीआई ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया था, यानी कुल 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी। हाँ, काफी बढ़ोतरी थी वो। जी, जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। बैंक ये बढ़ी हुई लागत आगे ग्राहकों को पास करते हैं। वो अपने होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। तो कर्ज महंगा होने से लोग कम उधार लेंगे और कम खर्च करेंगे, यही तर्क है। बिल्कुल। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग और कंपनियां कम कर्ज लेती हैं, जिससे उनका खर्च यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग और निवेश यानी बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम होता है। अर्थव्यवस्था में कुल मांग डिमांड घटती है, जिससे चीजों की कीमतों पर दबाव कम होता है और महंगाई धीरे धीरे नीचे आने लगती है। अच्छा, इसका एक और असर ये होता है कि ऊंची ब्याज दरों के माहौल में लोग पैसा खर्च करने के बजाय बचाना, सेविंग्स ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बचत पर अच्छा रिटर्न मिलता है। इससे भी पैसा सिस्टम से बाहर निकलता है और महंगाई पर लगाम लगती है। और अगर इसके उलट महंगाई बहुत कम हो और अर्थव्यवस्था को गति देने की जरूरत हो, तो आरबीआई रेपो रेट घटाता है। हाँ, तब आरबीआई रेपो रेट कम करता है। इससे बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है और वो भी अपने लोन सस्ते कर देते हैं। सस्ता कर्ज लोगों और कंपनियों को उधार लेने और खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को सहारा मिलता है। लेकिन यहाँ भी संतुलन साधना जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कटौती करने पर महंगाई फिर से बढ़ सकती है। रेपो रेट के अलावा भी तो आरबीआई के पास कुछ और टूल्स होते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर वगैरह। हाँ, आरबीआई के तर्कश में और भी तीर हैं। संक्षेप में समझें तो पहला है कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर। ये बैंकों के पास जमा कुल राशि का वो हिस्सा है जो उन्हें अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नकद रूप में रखना होता है। ठीक है। इसे बढ़ाने से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी कम होती है। फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी एसएलआर। ये जमा राशि का वो हिस्सा है जो बैंकों को सरकारी सिक्योरिटीज जैसे सुरक्षित और तरल एसेट्स में निवेश करना होता है। ये भी मनी सप्लाई को प्रभावित करता है। अच्छा। और फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ। इसमें आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज को खुले बाजार में खरीदता या बेचता है। जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचता है तो वो बाजार से पैसा सोख लेता है महंगाई कम करने के लिए। जब खरीदता है तो बाजार में पैसा डालता है ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ठीक है। इनके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ और बैंक रेट जैसी दरें भी हैं जो बैंकों के लिए आपातकालीन उधार की लागत तय करती हैं। ये तो हुए थे उपाय, लेकिन आजकल एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट यानी लोगों की उम्मीदों को प्रबंधित करने की भी काफी बात होती है। इसका क्या मतलब है? ये आजकल सेंट्रल बैंकिंग का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। माना जाता है कि महंगाई को काबू करने में लोगों की और बिजनेसेस की भविष्य की महंगाई को लेकर जो उम्मीदें होती हैं, जिन्हें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, वो उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी की मौजूदा महंगाई दर। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर सबको लगने लगे कि अगले साल महंगाई 8% रहेगी, तो कर्मचारी उसी हिसाब से वेतन वृद्धि मांगेंगे, कंपनियां उसी हिसाब से अपने दाम बढ़ा देंगी। ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। जो आप उम्मीद करते हैं वही होने लगता है। हाँ, ये तो है। तो अब सवाल उठता है कि आरबीआई इन उम्मीदों को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, आरबीआई इसके लिए कई तरीके अपनाता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों के बाद विस्तार से बयान जारी करना, जिसमें फैसलों के पीछे का तर्क समझाया जाता है, गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस जिनमें भविष्य की दिशा के संकेत दिए जाते हैं, नियमित रूप से इन्फ्लेशन रिपोर्ट जारी करना जिससे पारदर्शिता बनी रहे, और कभी-कभी फॉरवर्ड गाइडेंस देना, यानी भविष्य में ब्याज दरों का रुख क्या रह सकता है, इसके बारे में स्पष्ट संकेत देना। जब आरबीआई अपने 4% के लक्ष्य के प्रति गंभीरता दिखाता है और लोगों को उस पर भरोसा होता है, मतलब क्रेडिबिलिटी होती है, तो वो अपनी उम्मीदें उसी के आसपास रखते हैं, जिससे आरबीआई का काम आसान हो जाता है। आरबीआई के सामने एक और बड़ी पहेली आती है, जिसे अर्थशास्त्री इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्राइलामा कहते हैं। ये क्या चीज है? ये अर्थशास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार कोई भी देश एक ही समय पर 3 चीजें पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकता। पहला, एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति, यानी
इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी मर्जी से ब्याज दरें तय करने की आज़ादी। दूसरा, एक स्थिर विनिमय दर यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अपनी मुद्रा की कीमत को दूसरी मुद्राओं के मुकाबले स्थिर रखना। और तीसरा, पूंजी का मुक्त प्रवाह यानी फ्री कैपिटल फ्लोज, देश में पैसा आसानी से आ जा सके, उस पर कोई रोक टोक ना हो। तो तीनों एक साथ नहीं हो सकते? नहीं, किसी भी देश को इन तीन में से कोई दो ही चुनने पड़ते हैं। तो अब दिलचस्प सवाल यह है कि भारत ने क्या चुना है। हाँ, भारत का चुनाव क्या रहा है? भारत ने स्वतंत्र मौद्रिक नीति और पूंजी के मुक्त प्रवाह को चुना है और अपनी विनिमय दर एक्सचेंज रेट को काफी हद तक बाजार पर आधारित यानी फ्लोटिंग रखा है। अच्छा। इसका एक नतीजा ये होता है कि जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो ज्यादा रिटर्न की तलाश में निवेशक भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाने लगते हैं। इसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। इससे भारतीय रुपए पर दबाव पड़ता है और डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत गिरती है, यानी रूपी डेप्रिशिएट्स। और कमजोर रुपए से तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते होंगे। बिल्कुल, जब रुपया कमजोर होता है तो हमें कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसी चीजें आयात करने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी महंगाई बाहर से हमारे देश में आ जाती है। तो आरबीआई क्या करता है ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आरबीआई के सामने एक मुश्किल संतुलन साधने की चुनौती होती है। उसे शायद ब्याज दरें बढ़ानी पड़े ताकि कैपिटल आउटफ्लो रुके और रुपया ज्यादा ना गिरे, लेकिन वो दरें इतनी भी नहीं बढ़ा सकता कि देश की आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ही ठप पड़ जाए। सही बात है। इसके अलावा आरबीआई कभी-कभी अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल करके बाजार में दखल भी देता है ताकि रुपए की गिरावट को थामा जा सके। ये तो वाकई बहुत जटिल संतुलन है। क्या आरबीआई की कुछ सीमाएं भी हैं महंगाई को पूरी तरह काबू करने में? हाँ, बिल्कुल सीमाएं हैं। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, खासकर ब्याज दरें, मुख्य रूप से डिमांड साइड इन्फ्लेशन पर असरदार होते हैं, यानी जब अर्थव्यवस्था में जरूरत से ज्यादा पैसा चीजों के पीछे भाग रहा हो। लेकिन भारत में अक्सर महंगाई सप्लाई साइड कारकों की वजह से भी बढ़ती है। सप्लाई साइड कारक मतलब उदाहरण देंगे? जैसे फूड इन्फ्लेशन, जो कई बार खराब मॉनसून या सप्लाई चेन में रुकावटों या जमाखोरी यानी होर्डिंग की वजह से बढ़ जाती है। या फिर कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ना, इस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, ये तो बाहरी चीजें हैं। जी। इसी तरह देश के अंदरूनी ढांचागत मुद्दे, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, जैसे खराब सड़कें, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं या कृषि क्षेत्र की कुछ दिक्कतें भी चीजों की लागत बढ़ाकर महंगाई में योगदान करती हैं। अब आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाकर मॉनसून तो ठीक नहीं कर सकता, न ही रातों रात सड़कें बनवा सकता है। सही है। उल्टा ऐसी सप्लाई साइड समस्याओं के होते हुए ब्याज दरें बढ़ाने से इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये ग्रोथ बनाम इन्फ्लेशन का जो द्वंद्व है वो हमेशा बना रहता है आरबीआई के लिए। हाँ, ये आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, महंगाई पर लगाम कसने और आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के बीच सही संतुलन बनाना। एक और चुनौती है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आरबीआई जब रेपो रेट में कोई बदलाव करता है तो उसका पूरा असर बैंकों के ब्याज दरों और फिर पूरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में कुछ दिक्कतें और समय लगता है। अच्छा, तुरंत असर नहीं होता? नहीं, तुरंत नहीं होता। जैसे बैंक कई बार रेपो रेट में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं देते, शायद अपने मुनाफे को बचाने के लिए। अलग अलग तरह के लोन पर इसका असर अलग अलग गति से होता है। और सबसे अहम बात, आरबीआई के किसी कदम का पूरा असर दिखने में 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का समय लग सकता है। इसे टाइम लैग कहते हैं। इसमें सरकार की भी तो भूमिका होती होगी, फिस्कल पॉलिसी की। निश्चित रूप से। फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार की खर्च और टैक्स नीति और मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई की नीति के बीच तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर सरकार बहुत ज्यादा खर्च करती है और उसका घाटा, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है, तो वो आरबीआई की महंगाई रोकने की कोशिशों को कमजोर कर सकती है। कैसे? ज्यादा सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए महंगाई पर असरदार काबू पाने के लिए आरबीआई की मौद्रिक अनुशासन के साथ-साथ सरकार का वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। और आजकल तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इतनी जुड़ी हुई हैं, इसका भी असर पड़ता होगा। ग्लोबल लिंकेजेस। हाँ, ग्लोबल लिंकेजेस का असर बहुत ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से हमें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन झेलना पड़ता है। दुनिया भर के बदलते मूड, ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट के हिसाब से हमारे देश में विदेशी पूंजी का आना जाना, कैपिटल फ्लोज घटता बढ़ता रहता है, जिससे रुपए पर असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल।
और हमने कोविड-19 के दौरान देखा कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रुकावट आने से चीजों की किल्लत और महंगाई बढ़ सकती है। सही है। पिछले कुछ सालों, मोटे तौर पे 2020 से 2025 तक की महंगाई की कहानी देखें तो उसमें ये सारे तत्व मौजूद हैं। कोविड का झटका, सप्लाई चेन की दिक्कतें, फिर यूक्रेन युद्ध से तेल और खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ना और उसके जवाब में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का तेजी से ब्याज दरें बढ़ाना। आरबीआई इन वैश्विक हवाओं से अछूता नहीं रह सकता। तो इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या समझे हम? निचोड़ यही है कि महंगाई एक बहुत पेचीदा मसला है। इस पर कई घरेलू और बाहरी चीज़ों का असर होता है। आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, अपने टूल्स इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। हाँ, ये तो साफ है। अब सवाल ये उठता है कि हम और आप यानी आम लोग व्यक्तिगत स्तर पर इस महंगाई की मार से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ रणनीतियां हैं जो अपनाई जा सकती हैं। शायद सबसे जरूरी है अपनी बचत को सिर्फ बैंक खाते या एफडी में रखने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना, ताकि वो महंगाई को मात दे सकें। कहाँ निवेश किया जा सकता है? क्या विकल्प है? लंबे समय के लिए देखें तो इक्विटीज यानी स्टॉक्स ने ऐतिहासिक रूप से महंगाई से बेहतर रिटर्न दिया है, हालांकि इसमें जोखिम भी जुड़ा है। हाँ, वो तो है। रियल एस्टेट की कीमतें भी आमतौर पर महंगाई के साथ बढ़ती हैं। गोल्ड यानी सोने को पारंपरिक रूप से महंगाई के खिलाफ एक बचाव, एक हेज माना जाता है। सरकार कभी कभी इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स भी जारी करती है, जिनका रिटर्न सीधे महंगाई दर से जुड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपना पैसा अलग अलग तरह के निवेशों में बांटकर रखना ताकि जोखिम कम हो। निवेश के अलावा आमदनी और खर्च के मोर्चे पर क्या किया जा सकता है? अपनी इनकम स्ट्रीम्स यानी आमदनी के स्रोतों को बढ़ाना एक अच्छा तरीका है। नौकरी पेशा लोग सैलरी नेगोशिएशन के समय महंगाई दर को ध्यान में रखकर बात कर सकते हैं। कोई अतिरिक्त आय का जरिया बनाना, जैसे कोई साइड हसल या फ्रीलांसिंग करना, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, अपस्किलिंग करना, ताकि आपकी कीमत बाजार में बनी रहे। आजकल गिग इकोनॉमी भी कई मौके देती है। और खर्चों के बारे में स्मार्ट कंजम्पशन की बात की थी आपने। हाँ, स्मार्ट कंजम्पशन जरूरी है, मतलब सोच समझकर खर्च करना। जब कीमतें कम हों तो कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में खरीद लेना, बल्क बाइंग जिसे कहते हैं। अगर कोई चीज बहुत महंगी हो गई है तो उसके सस्ते विकल्प, सब्स्टिट्यूट्स ढूंढना। महंगाई के दौर में गैर जरूरी खर्चों, डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पर थोड़ी लगाम लगाना। ठीक है। और क्रेडिट का इस्तेमाल भी समझदारी से करना। अगर लग रहा है कि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं तो फिक्स्ड रेट पर लोन लेना बेहतर हो सकता है। हाँ, ये रेट्स लॉक करने वाली बात महत्वपूर्ण है, चाहे वो फिक्स्ड रेट लोन हो या कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, ये आपको भविष्य में बढ़ने वाली लागतों से कुछ हद तक सुरक्षा दे सकता है। भविष्य की ओर देखें तो महंगाई के मोर्चे पर क्या नई चुनौतियां नजर आ रही हैं? कुछ बड़ी चुनौतियां उभर रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे फूड इन्फ्लेशन और अस्थिर यानी वॉलेटाइल हो सकती है। हाँ, ये तो चिंता की बात है। एनर्जी ट्रांजिशन यानी कोयले पेट्रोल से हटकर ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की प्रक्रिया बीच के दौर में महंगी साबित हो सकती है और महंगाई बढ़ा सकती है। भारत की युवा आबादी डेमोग्राफिक्स एक तरफ तो विकास का इंजन बन सकती है, लेकिन अगर पर्याप्त नौकरियां और स्किल्स नहीं हुई तो ये मांग बढ़ाकर महंगाई का दबाव भी बना सकती है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी का जिक्र हुआ था, उनका क्या असर होगा? डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक से आरबीआई को शायद बेहतर और जल्दी डेटा मिलने लगे और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नए टूल्स भी मिले। लेकिन साथ ही ये महंगाई के असर के फैलने के नए तरीके, नए ट्रांसमिशन चैनल्स भी बना रहे हैं, जिन्हें अभी पूरी तरह समझा जाना बाकी है। इसके अलावा दुनिया में जो एक तरह की फ्रैगमेंटेशन या डीग्लोबलाइजेशन की आहट सुनाई दे रही है, यानी देशों का आपसी व्यापार और निर्भरता कम होना, इससे सप्लाई शॉक्स बढ़ सकते हैं और कीमतों में अस्थिरता कम हो सकती है। तो कुल मिला के क्या समझें, सार यही है कि इन्फ्लेशन सिर्फ अखबारों की सुर्खी या सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारी आपकी सबकी फाइनेंशियल जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करता है। रिटायरमेंट के लिए बचत का उदाहरण लें, 30 साल के समय में 4% और 6% सालाना महंगाई दर के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। 6% महंगाई दर का मतलब है कि आपको रिटायरमेंट में उसी जीवन स्तर के लिए लगभग 60% ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा अंतर है। और ये भी साफ है कि आरबीआई का काम कितना मुश्किल है, उसे महंगाई और ग्रोथ के बीच लगातार संतुलन साधना पड़ता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमें महंगाई को लेकर जागरूक रहना होगा, उसके लिए योजना बनानी होगी और अपने पैसों का प्रबंधन सक्रिय रूप से करना होगा। आरबीआई अपना काम कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हमारी तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। और यहां एक विचार छोड़ जाता हूं सोचने के लिए।
जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था और जिंदगी ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या भविष्य में महंगाई को मापने और उसे नियंत्रित करने के तरीके भी पूरी तरह बदल जाएंगे? क्या हमें पूरी तरह से नए उपायों और रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी? Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. धन्यवाद. जय हिंद.